ठीक है, तो आज का टॉपिक है न्यूक्लियस, डिस्कवर्ड बाय भूल गए, वो तो सेल था। रॉबर्ट ब्राउन, क्या बताया था? न्यूक्लियस ब्राउन, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ईयर 1831। ठीक है, तो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर? नेक्स्ट, न्यूक्लियस सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है कि डबल मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन है ना, तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये, तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नोट करते रहो साथ साथ। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और मेम्ब्रेन के नाम क्या क्या है? दैट इज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम है ये। ठीक है, नोट कर लो यहाँ तक फटाफट। अब इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो देखो, तो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ न्यूक्लियस का। तो ये डबल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, ये देखो, तो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आपको क्या नज़र आ रहे हैं? गैप नज़र आ रहे हैं। यहाँ देखो स्ट्रक्चर आ रहे हैं ना, गैप। इन गैप्स को बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे आपको पोर्स नज़र आएंगे और इन्हीं पोर्स की मदद से मटेरियल एक्सचेंज होता है, इन और आउट, है ना, न्यूक्लियस के अंदर और बाहर, इन्हीं पोर्स के थ्रू होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इन दोनों के बीच में आपको स्पेस नज़र आ रही है। इस स्पेस को क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलेंगे? यहाँ लिख देता हूँ, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो स्पेस बिटवीन द टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर के इस रीजन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर प्लाज्म, है ना, पढ़ा था हमने, न्यूक्लियर प्लाज्म। अब इस न्यूक्लियर प्लाज्म में क्या क्या होता है? क्रोमैटिन मिलेगा आपको, यस, क्रोमैटिन फाइबर्स, है ना। एक डेंस बॉडी मिलेगी आपको, न्यूक्लियोलस, विदाउट मेम्ब्रेन वाली। ठीक है, विदाउट मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियोलस, डेंस होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, हमारा मतलब मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी। न्यूक्लियर एनवेलप तो इस पूरे लेयर को बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनवेलप आपकी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बनी हुई है। तो इस पूरे लेयर को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवेलप कहते हैं। क्या? डेंस है ना, डेंस बॉडी है वो। ठीक है,
न्यूक्लियोप्लाज्म में एक जगह कॉन्सेंट्रेट रहती है, डेंस रहती है, इसलिए वो स्प्रेड नहीं होती विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब राइबोसोम भी तो विदाउट मेम्ब्रेन है, राइबोसोम भी तो है विदाउट मेम्ब्रेन। तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, इसको बोलेंगे क्रोमैटिन या क्रोमैटिन फाइबर भी कह सकते हो। ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। अब ये जो क्रोमैटिन है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, याद रखना। कैसा स्ट्रक्चर है? थ्रेड लाइक, थ्रेड लाइक। और ये किसका बना हुआ है? क्रोमैटिन कंपोज्ड ऑफ एंड डीएनए, है ना। तो ये बना हुआ है डीएनए एंड प्रोटीन का, ठीक है। डीएनए एंड प्रोटीन, कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियोलस कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। याद रखना, विदाउट मेम्ब्रेन है न्यूक्लियोलस। डेंस बॉडी मिलेगी आपको न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर, अंदर का कंटेंट। अच्छा, अब क्रोमैटिन कब नज़र आता है न्यूक्लियस में? जब सेल रेस्ट पे होता है, हाँ, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। नहीं तो क्रोमैटिन थ्रेड लाइक है, क्रोमोसोम कैसा हो जाएगा? रॉड लाइक, एंटेंगल्ड मास की तरह ही होता है क्रोमैटिन, ठीक है ना। एंटेंगल्ड और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमैटिन। याद रखना, क्रोमैटिन तब नज़र आता है जब रेस्ट पे है सेल या न्यूक्लियस, व्हेन द न्यूक्लियस और सेल इज़ नॉट डिवाइडिंग, रेस्ट पे नज़र आता है, ठीक है। अब सेल अगर डिवाइड करने वाला है या न्यूक्लियस डिवाइड करने वाला है तो यही क्रोमैटिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोसोम में। किस में? क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ये मैं रब कर देता हूँ। तो क्रोमोसोम कैसा नज़र आएगा आपको? रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा आपको? इस तरह से। ये एक क्रोमोसोम, ठीक है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर होंगे डीएनए इस तरह से। वो तो शेप है ना अलग अलग, ये कॉमन शेप है, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमैटिड्स। इसको बोलेंगे सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ठीक है। और ये डीएनए आपका अंदर। तो ये क्रोमोसोम, और कब नज़र आता है? ये एक्टिव स्टेट में, डिवाइडिंग स्टेट में। ये सब क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। तो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अंदर के मटेरियल को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, जो अंदर का मैट्रिक्स है। इसमें आपको क्रोमैटिन नज़र आएगा, एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन, ठीक है। किसका बना हुआ है? डीएनए एंड प्रोटीन का, जिसमें अलग अलग प्रोटीन होंगे, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियोलस एक डेंस बॉडी होती है जो कि विदाउट मेम्ब्रेन होती है, ये डीएनए, ये आरएनए एंड प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। अब क्रोमैटिन कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में जब सेल डिवाइड होने वाला होता है या फिर न्यूक्लियस, और वो कहलाएगा क्रोमोसोम, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये क्रोमोसोम, ठीक है। और हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? टोटल 46, ठीक है। टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल ह्यूमन बीइंग में। सभी एनिमल्स में अलग अलग सभी स्पीशीज़ के क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं। तो ह्यूमन में आपको 46 टोटल क्रोमोसोम मिलेंगे। अपना तो याद रख लो, कम से कम 46 होते हैं। और ये जो डीएनए है ना, कितना लॉन्ग होता है ह्यूमन में? 2.2 मीटर लॉन्ग। तो डीएनए कितना लॉन्ग होता है? 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है। और यही 2.2 मीटर लॉन्ग इस 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सब में बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है ये। और हमारा जो डीएनए है वो हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, कुछ इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, हेलिकल, हेलिक्स, है ना, डबल
हेलिक्स या हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इतना भी पता है काफ़ी है। अब आ जाते हैं, हाँ एक चीज़ और, डीएनए क्या होता है ना, तो ये भी देख लेते हैं। रब कर दो, ये ड्रॉ किया, ये बना लिए ना। हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, पूरा मिला के कितना लंबा है। वो टोटल डीएनए 2.2, आपने उसको बांट दिया तो कमी तो हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो उतना ही। 10 केले थे, 10 केले थे, एक एक सबको बांट दिया। आपके हिस्से में कितना आया? एक ही तो आया, लेकिन थे कितने टोटल? टोटल डीएनए कितना है? 2.2। क्रोमोसोम में बांट दिया तो थोड़ा थोड़ा ही तो आएगा सबके हिस्से। नहीं, क्योंकि डीएनए तो हाईली कॉइल स्ट्रक्चर है ना। और क्या, उसको हमने, क्योंकि डीएनए हाईली कॉइल स्ट्रक्चर है, डीएनए की पैकेजिंग होती है, क्योंकि इतना बड़ा डीएनए क्रोमोसोम में कैसे फिट होगा, है ना, या न्यूक्लियस के अंदर कैसे फिट होता है, पैकेजिंग। ये पैकेजिंग ही तो है डीएनए की, देखो है ना, कंडेंस्ड एकदम कॉइल्ड कर दिया इसको हमने, हाईली डीएनए की पैकिंग कर दी, तभी तो डीएनए फिट होगा, इसीलिए, नहीं तो फिट ही नहीं हो पाएगा। और साड़ी कितनी बड़ी होती है, सूटकेस में आराम से आ जाती है, क्यों? फोल्ड कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही, है ना। नहीं तो साड़ी को खोल के कहाँ फिट करेंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सा डीएनए के बारे में, क्योंकि दिया हुआ है डीएनए की सबसे पहले तो फुल फॉर्म बताओ। डायऑक्सी की डीऑक्सी? डीऑक्सी, है ना। तो डीएनए की फुल फॉर्म नोट कर लो, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, अच्छे से याद रखना ये। अच्छा, आरएनए की क्या है, डीऑक्सी हटा दो तो आरएनए की बन जाएगी, डीऑक्सी को हटा दो तो आर से स्टार्ट हो जाएगा तो आरएनए बन जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और डीएनए को क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल, इट इज कॉल्ड एज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, या ब्लूप्रिंट भी कहते हैं इसको, ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। देखो जेनेटिक मटेरियल दो तरह का होता है, एक डीएनए एक आरएनए, और मोस्ट कॉमन कौन सा होता है जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है? डीएनए। आरएनए भी होता है लेकिन बहुत कम होता है वो। आरएनए किस में प्रेजेंट होता है? एग्जाम्पल, वायरस, कोरोना वायरस, आरएनए तो है इसमें। ह्यूमन में आरएनए होता है लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, नॉन जेनेटिक है वो, बताऊंगा अभी, ठीक है। आरएनए और डीएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन मोस्ट कॉमन है डीएनए। आरएनए कुछ वायरस में मिलेगा, सभी वायरस में भी नहीं मिलता, और जिस वायरस में मिलता है उनको रेट्रो वायरस कहते हैं। जैसे एचआईवी वायरस जो एड्स करता है, कोरोना वायरस ये कोविड डिजीज़ करता है, इसमें आरएनए, ठीक है ना, क्लियर। हमारे अंदर दोनों है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल डीएनए। हमारे अंदर आरएनए एज ए नॉन जेनेटिक है, कैसा है? नॉन जेनेटिक, क्योंकि जेनेटिक तो डीएनए है हमारे अंदर। तो हमारे अंदर जो आरएनए है ना, वो प्रोटीन बनाने में मदद करता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखो यहाँ पे डीएनए को ब्लूप्रिंट क्यों कहते हैं या जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन होती है, क्या बनाने की? प्रोटीन बनाने की, इसके पास इंफॉर्मेशन है। लेकिन दुख की बात ये है कि ये प्रोटीन नहीं बना सकता अपने आप, ये खुद अपना प्रोटीन नहीं बना, मतलब डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता, आरएनए बना सकता है। तो डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होगा या डीएनए से आरएनए बनेगा, और आरएनए प्रोटीन बनाएगा,
तो इन्फॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास। आरएनए के फॉर्म में कन्वर्ट हुई, ठीक है, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो इसलिए आरएनए चाहिए हमारे अंदर, इसलिए आरएनए चाहिए होता है हमें, ठीक है। लेकिन वो नॉन जेनेटिक है, जेनेटिक तो डीएनए ही हमारा। आगे समझ में? तो डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन है, और हमारी पूरी बॉडी प्रोटीन की तो बनी है। हेयर से लेकर नेल्स, ब्लड से लेकर स्किन, सब प्रोटीन का बना हुआ है। इसीलिए, और प्रोटीन की जो डिज़ाइन है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो इसके पास है कि कैसा प्रोटीन बनेगा। वो कौन बनाएगा, कौन बताएगा? डीएनए। लेकिन बनाता नहीं है, इन्फॉर्मेशन इसके पास है। उस इन्फॉर्मेशन को कोड के फॉर्म में लेके जाएगा आरएनए, आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन बनता कहाँ पे है सेल में? न्यूक्लियस में या न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में? कहाँ बनता है बताओ? न्यूक्लियस के अंदर कि साइटोप्लाज्म में? बाहर, साइटोप्लाज्म में। और डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस में, है ना। तो न्यूक्लियस से डीएनए की प्रोटीन बनने की इन्फॉर्मेशन को कौन लेके जाता है बाहर? आरएनए। और उस आरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, mRNA। इसलिए तो उसका नाम क्या है? मैसेंजर। वो मैसेज लेकर आ रहा है। और फिर आरआरएनए और टीआरएनए मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो 3 तरह के आरएनए होते हैं कॉमनली, mRNA, टीआरएनए, आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए बनाता तो प्रोटीन राइबोसोम ही है, प्रोटीन फैक्ट्री, है ना। इसलिए इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ट्रांसफ़र आरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफ़र, ये अमीनो एसिड को लेकर आता है प्रोटीन बनने के लिए जो चाहिए। राइबोसोमल आरआरएनए, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इतना आएगा भी नहीं, ठीक है। ये जस्ट एक नॉलेज के लिए है। राइबोसोम, अरे ये तो है राइबोसोमल आरएनए। आरआरएनए के फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? आर स्टैंड फॉर राइबोसोम। वही तो राइबोसोम ही तो बनाता है प्रोटीन। ये टाइप से तो आरएनए के, खाली आरआरएनए नहीं बनाता, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। ये तो हम लोअर क्लास में कहते हैं कि राइबोसोम आरएनए बनाता है, अकेला नहीं बना सकता, इन सब की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब एक वर्ड आता है जीन, है ना, सुना हुआ है आपने। अब ये जीन क्या चीज़ है? देखो, अब मैंने आपको एक यहाँ पे डीएनए बनाया था, है ना, ये वाला डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब डेफिनेशन क्या बोलता है कि फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। सपोज ये फंक्शनल पार्ट है डीएनए का, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन बनने की। मैंने क्या बताया था? इन्फॉर्मेशन किसके पास है प्रोटीन बनने की? डीएनए के पास है ना। तो सपोज यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है प्रोटीन बनने की, तो उस पार्ट को बोलेंगे जीन। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का वो फंक्शनल हिस्सा, फंक्शनल बोल दिया ना, तो बस डीएनए का वो हिस्सा जो फंक्शनल है, फंक्शनल मतलब जो इन्फॉर्मेशन रखता हो प्रोटीन बनाने की, उसको बोलते हैं जीन। और जीन ही तो कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। हम सुनते हैं ना कि पेरेंट्स से हमें जीन्स मिले, हमारी आई का कलर, हमारी स्किन का कलर, हमारे हेयर का शेप, हमारे बॉडी के जो फीचर्स हैं वो हमें अपने पेरेंट्स से तो मिलते हैं, तभी तो हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं थोड़ा बहुत। इसीलिए क्योंकि वो जीन्स हमें अपने पेरेंट्स से मिले, कुछ मदर से, कुछ फादर से, और कुछ हमारे नए फीचर्स होते हैं। इसीलिए हम टोटल आइडेंटिकल नहीं होते, हम बिल्कुल सेम नहीं दिखते अपने पेरेंट्स की तरह, थोड़े बहुत दिखते हैं। क्लोनिंग हो जाती है, वो तो एसेक्सुअल में होती है, और हम तो सेक्सुअल हैं जहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में, इसीलिए, है ना। तो ये जीन है, जीन की डेफिनेशन नोट कर लेना, द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, या फिर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ठीक है, ये भी कह सकते हैं इसको हम। तो कैरेक्टर को कंट्रोल कौन करता है? जीन्स। इनहेरिटेंस का मतलब जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन, पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, आया समझ में? इसी को बोलते हैं जीन्स। क्लियर? और क्या बचा है इसमें? फंक्शंस, न्यूक्लियस का फंक्शन, लास्ट टॉपिक, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस।
अब न्यूक्लियस का रोल क्या है? जब भी सेल डिवाइड होते हैं न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होता है। सेल डिवीजन जब होता है तो न्यूक्लियस से स्टार्ट होता है। तो फंक्शन हेडिंग डाल दो, ब्रेन ऑफ द सेल कॉल्ड एज, है ना, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ द सेल। तो पहला फंक्शन देखो, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेल को डिवाइड करने में। नोट करो, यस अब हाँ, सेल में तो बायोकेमिकल ही होगी। इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, तो सेल को डिवाइड करने में। दूसरा, सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स सेलुलर एक्टिविटीज़ ऑफ दिस सेल, या फिर सेलुलर एक्टिविटीज़, इट कंट्रोल्स द सेलुलर एक्टिविटीज़। ठीक है। और तीसरा, इट हेल्प्स इन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, इन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, वही मैंने बताया पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये है न्यूक्लियस के फंक्शन, लर्न करना है ये। ठीक है, तो आई थिंक न्यूक्लियस कंप्लीट, स्ट्रक्चर देख लिया, फंक्शन देख लिया। मेम्ब्रेन बायोकेमिस्ट्री वो तो आएगा ना ईआर में, हाँ वो तो सेल ऑर्गेनल स्टार्ट करेंगे ना अभी इसके बाद। ठीक है, तो फंक्शन कंप्लीट। न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत सारी चीज़ें इसमें याद करने के लिए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, है ना। चलो तो रब कर रहा हूँ मैं। अब हम स्टार्ट करेंगे, ये हुआ नहीं ना प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ये नहीं हुआ ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक है यही हमारा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स? किसके पास? प्रो के पास, यू के पास? प्रो के पास लास्ट होता है, यू के पास होता है। हाँ, डिफरेंस के फॉर्म में कर लेते हैं, एनसीईआरटी में भी डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप भी डिफरेंस के फॉर्म में कर लो। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो, पहले वर्ड का मीनिंग समझ लो। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, एंड कैरी ऑन मीन्स, कैरियोटिक मीन्स कैरी ऑन, कैरी ऑन से आया वर्ड कैरी ऑन, कैरियोटिक वर्ड कैरी ऑन से आया है, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, कैरी ऑन वर्ड से आया है। क्या मतलब बन गया? प्रिमिटिव मतलब पुराना न्यूक्लियस, एंशियंट न्यूक्लियस, है ना, ओल्ड न्यूक्लियस, पुराना न्यूक्लियस, ये तो वर्ड का मतलब है। अभी समझेंगे इसका मतलब भी। इधर देखो, यू का मतलब यस, है ना, तो यू का मतलब ट्रू, और वही सेम न्यूक्लियस, तो मतलब ट्रू न्यूक्लियस, मतलब आज का न्यूक्लियस, मॉडर्न न्यूक्लियस। ये तो हो गया वर्ड का मीनिंग, जो आपको पता होना चाहिए। कई बार ये भी आ जाता है, वर्ड का मीनिंग बताओ। नहीं, अभी भी तो दोनों न्यूक्लियस हैं, ये भी है वो भी है। सबसे पहले तो यही आए थे प्रोकैरियोटिक, है ना, इसीलिए। अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। कहने का मतलब है नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जो एनसीईआरटी में लिखा है, देखो लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो क्या मतलब है इसका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। क्लियर? ये मत लिखना कि न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। उल्टा ही तो है इसका, ऑपोजिट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आता है एग्ज़ाम में डिफरेंस, मैंने भी दिया था अपने स्कूल के एग्ज़ाम में, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ये तो हो गया फर्स्ट डिफरेंस।
नेक्स्ट, यहाँ पर आपको जो साइज़ है एनसीईआरटी में जो साइज़ से शुरू हुआ है, साइज़ कितना है यहाँ पे? स्मॉलर इन साइज़ 1 से 10 माइक्रोमीटर। ये माइक्रो का सिंबल होता है, मतलब स्मॉल इन साइज़, स्मॉल। जबकि यहाँ पे कितना साइज़ है? 5 to 100 माइक्रोमीटर, दैट इज़ लार्ज इन साइज़। mm नहीं है वो, u है वो, माइक्रो का सिंबल है वो, है ना? ऐसे है वो, इस तरह से। u को बड़ा डंडा कर दो, ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी, ये भी चलेगा, ऐसे ही, है ना? ये वाला सिंबल ठीक है, माइक्रोमीटर। मिलीमीटर नहीं है वो, याद रखना, माइक्रो, मिलीमीटर से भी कम होता है माइक्रोमीटर। तो ये तो हो गया साइज़, आइडिया मिल गया आपको। ये छोटे होते हैं, वो बड़े होते हैं, ये छोटे साइज़ के, वो बड़े साइज़ के। दोनों डिफरेंस क्लियर है मेरे ख्याल से। देखो यहाँ पे कुछ ना है कुछ, सिर्फ प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। अभी आएंगे। हाँ, मतलब खाली माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। तो यही हमारा नेक्स्ट डिफरेंस है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। वो ऑर्गेनल्स जिनके मेम्ब्रेन होती है वो नहीं मिलेंगे आपको प्रोकैरियोटिक में, जैसे आपने बताया माइटोकॉन्ड्रिया, है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, जबकि यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, पूरा लिख देना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रेजेंट। मीसोजोम, वहाँ पे वो मीसोजोम फंक्शन परफॉर्म करता है वहाँ पे। सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, मोर देन 1 क्रोमोसोम, यस। तो नेक्स्ट डिफरेंस है, सिंगल क्रोमोसोम देखने को मिलेगा यहाँ पे, सिंगल क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। जबकि यहाँ पर आपको मिलेगा मोर देन वन क्रोमोसोम। मोर देन 1 क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक इज फाउंड इन यूनिसेलुलर। हाँ, अब एग्जांपल उसे एक पॉइंट, हाँ एक पॉइंट और है अभी, है ना? फिर एग्जांपल पे आते हैं। तो ये वाला मैं पॉइंट रब कर देता हूँ। अच्छा, राइबोसोम दोनों में मिलेगा आपको। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो दोनों में मिलता है, लेकिन उनके टाइप्स अलग अलग होते हैं। सिर्फ प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है क्या? राइबोसोम नहीं, मैंने लिखा है, चेक करवा। हाँ 70s राइबोसोम होता है। दिखाओ कहाँ लिखा है, क्या लिखा है आपने? राइबोसोम एब्सेंट है? राइबोसोम इज एब्सेंट, राइबोसोम इज प्रेजेंट। नहीं, गलत लिखा है। कहाँ लिखा है? राइबोसोम आर स्मॉल लिखा है आपने तो। नहीं ये बता, और यहाँ पे देखो, मैंने कॉपी करा था इस टाइम का। 70s टाइप का राइबोसोम होता है। राइबोसोम तो बिना मेम्ब्रेन के होता है, बिना मेम्ब्रेन वाले तो यहाँ मिलेंगे आपको। क्या टाइप है? राइबोसोम का टाइप है। तो 70s टाइप का राइबोसोम मिलेगा प्रोकैरियोटिक में, और यहाँ पे मिलेगा 80s टाइप। राइबोसोम टाइप है। हाँ, हायर क्लास में पढ़ोगे, इनके भी सब टाइप्स होते हैं। 70s आपका मिलकर बनता है 50s एंड 30s, और ये मिलकर बनता है आपका 60s एंड 40s। ऐड मत कर देना, नॉन एडिटिव टर्म है ये। स्मॉलर सब यूनिट, सॉरी लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट से मिलकर बनता है आपका 70s। अगर स्ट्रक्चर देखना चाहो ना कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरह से। ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। तो ये हो जाएगा 50s और ये हो जाएगा 30s, और दोनों को मिलाकर बोलेंगे 70s। ऐसे यहाँ पर ये ऐसा दिखाई देगा। बड़ा वाला हो जाएगा आपका ये कौन सा 60s, और ये 40s, दोनों को मिला के बोलेंगे 80s। तो कुछ ऐसा दिखाई देता है राइबोसोम। ये प्लस भी हो सकता है, सेम नॉन एडिटिव मैंने नहीं, ये मैथ्स थोड़ी है,
ऐड मत कर देना, नॉन एडिटिव टर्म्स हैं ये। यूनिट्स को बोलते हैं। 70S राइबोसोम 2 सब यूनिट का बना हुआ है, लार्जर एंड स्मॉलर। तो लार्जर वाले का टाइप है 50S और स्मॉलर वाले का टाइप है 30। S का मतलब तो आपने पूछा ही नहीं कि S क्या होता है यहाँ पे। S इसकी यूनिट है, स्वीडबर्ग यूनिट, जो साइंटिस्ट के नाम पे ही है, ठीक है, स्वीडबर्ग यूनिट, जो हमें सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट बताती है। इतना तो आपको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रख लो, ये भी ज़्यादा ही बता दिया मैंने, बस ये याद रखो 70S 80S इतना काफ़ी है। स्वीडबर्ग ठीक है, मेरी भी गलत हो सकती है, स्वीडबर्ग यूनिट। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे, देख लो अच्छे से सारे डिफरेंस। एग्ज़ाम में आता है बहुत बहुत बार, इम्पॉर्टेंट है ये डिफरेंस, ठीक है। चांसेस हैं ये एग्ज़ाम में आने के आपके भी, क्योंकि टीचर देती ही देती है जनरली। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल, तो ये रब कर देता हूँ साइज़ वाला, ये वाला 6th पॉइंट एग्जाम्पल। तो चलो बताओ एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल के। नहीं, सारे यूनिसेलुलर नहीं होते। प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया, ये मत लिखना कि यूनिसेलुलर, सारे यूनिसेलुलर नहीं होते। प्रोमे कि यूमे? यूमे। तो मोनेरा किंगडम आता है इसमें, बस यही आता है, मोनेरा किंगडम। बैक्टीरिया नहीं है, इसी में ही तो आता है, एग्जाम्पल है वो, मोनेरा किंगडम एग्जाम्पल बैक्टीरिया। तो मोनेरा में कौन कौन आता है? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, है ना, एटसेट्रा। इतने काफ़ी है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे आएंगे बाकी के 4 किंगडम, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आप कह रहे थे ना पैरामीशियम, वो इसी में ही आता है, देखो अमीबा, पैरामीशियम, ये सब इसी में आते हैं प्रोटिस्टा में। तो मेन 5 है, तो बस मोनेरा को छोड़ के बाकी सारे यूकैरियोटिक है ना। और ये सब क्या है? यूनिसेलुलर। ये सब क्या है? लेकिन यूनिसेलुलर तो ये भी है, इसलिए नहीं लिखते हम ये, क्योंकि यूनिसेलुलर तो ये भी है, बाकी ये सारे तो मल्टीसेलुलर हैं, इसलिए ये पॉइंट नहीं लिखते। क्यों? नोट लिख लो नीचे इसके बाद कि ऑल प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर बट ऑल यूनिसेलुलर आर नॉट प्रोकैरियोट्स, क्योंकि अमीबा भी तो है। अमीबा यूनिसेलुलर के साथ साथ यूकैरियोटिक है, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते। क्लियर? नोट कर लो, नोट डाल के दैट। देखो सारे प्रोकैरियोटिक तो यूनिसेलुलर है, लेकिन सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स नहीं होते, क्योंकि कुछ यूकैरियोटिक भी होते हैं, जैसे कि प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम ऐसा है जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है, और बाकी सारे किंगडम मल्टीसेलुलर होते हैं। प्लांट मल्टीसेलुलर, फंगाई मल्टीसेलुलर, एनिमल्स मल्टीसेलुलर। फंगाई में ईस्ट को छोड़ के वो यूनिसेलुलर है। क्लियर है ना? आगे समझ में? हाँ, मोनेरा ऑल यूनिसेलुलर आर नॉट प्रोकैरियोट्स बट ऑल प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर, क्योंकि अमीबा याद रखना, ये साइनोबैक्टीरिया, CYANO, साइनोबैक्टीरिया। तो ये था डिफरेंस, ठीक है, अच्छे से मैंने कराया डिफरेंस, लर्न करना है इसको। डाउट है पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में या अभी। अब आ जाते एक चीज़ और बची है इसमें, न्यूक्लियोइड ना। व्हाट इज़ न्यूक्लियोइड? ये भी रह गया था। न्यूक्लियोइड क्या होता है? तो ये मैं बता देता हूँ। हाँ, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक, लेकिन होता क्या है न्यूक्लियोइड? ये रब कर दूँ? नहीं नहीं, मतलब थोड़ा बहुत ठीक है दोनों का।
सर अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन मिल गया। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन दैट कंटेन्स ओनली जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। डायग्राम में देखो न्यूक्लियोइड दिखाई देगा आपको, ये रहा बैक्टीरिया वाला, ये रहा। हाँ अब समझो इसको, ये देखो ये बैक्टीरिया है जो एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है। अब बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो मिलेगी नहीं, तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ना, इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है ये सारा, इस जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो इस रीजन को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड। डेफिनेशन लिख लो, एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन, एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन दैट कंटेन्स ओनली जेनेटिक मटेरियल। इस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, जिसमें सिर्फ नेकेड जेनेटिक मटेरियल है, किसी से कवर्ड नहीं है वो। सो एन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन दैट कंटेन्स ओनली जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में नहीं होता है, क्योंकि वहाँ तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, इसीलिए। और ये डायग्राम भी आपको बनाना है बैक्टीरिया का। ये प्रोकैरियोटिक सेल है। पूछो। न्यूक्लियोइड में न्यूक्लिक एसिड होता है। डीएनए न्यूक्लिक एसिड ही तो है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो वो डीएनए हो गया। हाँ, जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए दोनों न्यूक्लिक एसिड है। चलो सर, न्यूक्लियस एनिमल सेल के प्लेसिंग पर होता है, मतलब सेंटर में होता है प्लांट के साइड। न्यूक्लियस, क्योंकि वैक्यूल होता है ना, वो सबसे बड़ा 50 to 90% वॉल्यूम वैक्यूल ऑक्यूपाई करता है, इसलिए वहाँ न्यूक्लियस साइड में चले जाता है। जबकि एनिमल में तो वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं अगर होंगे तो, इसलिए आपको न्यूक्लियस सेंटर में मिलेगा, है ना। तो ये भी हम डिफरेंस यूज़ करते हैं प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। करेंगे उसको भी लास्ट में, प्लांट सेल एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो अब हम चलेंगे सेल ऑर्गेनल्स पे। तो अब यहाँ से हमारा सेल ऑर्गेनल स्टार्ट होगा। तो व्हाट इज सेल ऑर्गेनल्स? तो हेडिंग डाल लो, सेल ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म में ही होते हैं ना ये, है ना। सेल ऑर्गेनल्स आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या होता है? जेली लाइक, हाँ, है ना, सेमी सॉलिड या जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म कहाँ होता है सेल में? बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन, हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस कह सकते हो, है ना। न्यूक्लियोटिक बोलते हैं ना उस रीजन को जहाँ पे कुछ भी नहीं, वो पूरा साइटोप्लाज्म ही तो है, बस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लिक एसिड है, दैट इज़ डीएनए, बस उस रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, नेकेड है, नेकेड डीएनए होता है। तो साइटोप्लाज्म के बारे में बस इतना सा ही है कि साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। हाँ तो आ तो गया। Example, respiration. It also is the transport of cellular components, amino acid, protein. In prokaryotic cell, cytoplasm is viscous, as prokaryotic cell does not have membrane-bound organelles. In eukaryotic, the cytoplasm is less viscous, हो गया सारा। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, हो गया, है ना। कौन सा? लेस विस्कस होगा, यस, है ना। तो इसीलिए सेल ऑर्गेनेल्स कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में, लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेल्स आर लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में तो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। और सेल ऑर्गेनेल्स आर द टाइनी स्ट्रक्चर्स, नोट करो, सेल ऑर्गेनेल्स आर द टाइनी स्ट्रक्चर्स, टाइनी लिविंग स्ट्रक्चर बोलेंगे, टाइनी लिविंग स्ट्रक्चर्स that perform specific function. Cell organelles are tiny living structures that perform specific function and makes the cell functional. Note करो, cell organelles are tiny living structures that perform specific functions, है ना। हर सेल ऑर्गेनल का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है।
एंड मेक्स द सेल फंक्शनल। यही तो सेल को चला रहे हैं, अलग अलग सेल ऑर्गेनल काम करके सेल को फंक्शनल बना रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ER, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल, है ना। ठीक है, यही तो हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो याद रखना, लोकेशन साइटोप्लाज्म में टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये लिविंग होते हैं जनरली, और यही स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करके सेल को फंक्शनल बनाते हैं। ठीक है, जैसा आपने बताया रेस्पिरेशन, है ना, डाइजेशन, क्लीनिंग करना, प्रोटीन बनाना, हाँ, है ना, ये सब इनके फंक्शंस होते हैं। अब सेल ऑर्गेनल्स की हम टाइप्स देख लेते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन, है ना। तो पहले हम लिखेंगे कैटेगरी विदाउट मेम्ब्रेन। तो विदाउट मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल कौन से हैं? अभी एक तो मैंने बताया था आपको, मैंने आपको 2 नाम बताए थे, 2 नाम बता चुका हूँ मैं आपको विदाउट मेम्ब्रेन। पहला तो हो गया आपका राइबोसोम, दूसरा न्यूक्लियोलस, है ना, न्यूक्लियोलस, तीसरा सेंट्रियोल। बस ये 3 याद रख लो, सेंट्रियोल, इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती। सिंगल मेम्ब्रेन वाले, नेक्स्ट कैटेगरी सिंगल मेम्ब्रेन। इनकी तो लिस्ट काफ़ी लंबी है। ER सबसे पहले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूल। अच्छा, वैक्यूल वैसे डेड होता है, इसको सेल ऑर्गेनल नहीं कहते, लेकिन आपके लेवल पे हम कह सकते हैं। ये सिंगल वाले हैं। थर्ड कैटेगरी डबल मेम्ब्रेन, नोट कर लो हेडिंग। हाँ, थर्ड है डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन पहला आ जाएगा न्यूक्लियस कह सकते हैं, दूसरा आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, और उसी के नीचे है प्लास्टिड, और तीसरा है प्लास्टिड्स। इन्हीं को हमें पढ़ना है, यही सेल ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके कैटेगरी। राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन, लाइबोसोम, ये क्या है? लाइबो, ऐसा कुछ नहीं है। लाइबोसोम, लाइसोसोम तो है, ये तो रहा सिंगल मेम्ब्रेन लाइसोसोम। हम स्टार्ट करेंगे ER से अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक है, नोट कर लो इसको।